वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ में पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर हमने बात कर ली थी। पहली अभिक्रिया बात की थी संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के बारे में बात की थी। दूसरी हमने बात की थी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात की थी। और तीसरी जो अभिक्रिया थी वो थी हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। तीन अभिक्रियाओं के बारे में बात कर लेते। संकलन अभिक्रिया या फिर हमने योगात्मक अभिक्रिया के बारे में बताया था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमने ये बात की थी कि विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी यौगिक से किसी परमाणु या समूह का, किसी यौगिक से किसी परमाणु या समूह का अन्य किसी परमाणु या योग समूह द्वारा क्या होता है? विस्थापन होता है। अगर एक का विस्थापन हो रहा है तो ये क्या कहला रही है? एकल विस्थापन कहलाती है। अगर दो का विस्थापन होता है तो फिर क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व परमाणु या समूह का विस्थापन अधिक अभिक्रियाशील तत्व परमाणु द्वारा होता है। कम जो हमारे पास अभिक्रियाशील तत्व परमाणु है किसके अंदर? यौगिक के अंदर, उसका विस्थापन जो होता है अधिक अभिक्रियाशील तत्व परमाणु द्वारा होता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, या हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये दो प्रकार की होती है, एकल और द्विविस्थापन। हमने ये भी कहा था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि इस द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण भी होता है, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण भी होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये और देखा था हमने कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के अंदर आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। एक यौगिक के जो आयन होते हैं धनायन और ऋणायन, दूसरे यौगिक के धनायन और ऋणायन से क्या होते हैं? परस्पर इंटरचेंज होते हैं। एक यौगिक का धनायन दूसरे के ऋणायन से और दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन से क्या होता है? परस्पर जुड़कर नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। थर्ड जो नंबर पर हमने बात की थी, वो थर्ड नंबर पर जो बात कर रहे थे हम, वो कर रहे थे हम आपसे अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रियाओं के अंदर हमने ये बताया था कि जब ये एक तो बात ये है कि ये संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट अभिक्रिया है। संकलन या वियोजन अभिक्रिया, संकलन या कह सकते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, इनकी क्या होती है? अपोजिट अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंदर हम बात करते हैं कि जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो अपघटन की प्रक्रिया है, टूटने की जो प्रक्रिया है, वो किस के माध्यम से टूटती है, वो उसके आधार पर हमने इन अभिक्रियाओं को तीन प्रकार से बताया था। एक तो हमने बताया था ऊष्मीय या तापीय अपघटन, यानी कि जब अपघटन प्रक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में हो या ताप की उपस्थिति में हो। दूसरा अपघटन हमने बताया था वैद्युत अपघटन, जब ये अपघटन प्रक्रिया क्या है? विद्युत धारा की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में हो तो इसे क्या कहेंगे? वैद्युतीय अपघटन। और तीसरी जो कंडीशन बताई थी हमने, वो बताई थी प्रकाशीय अपघटन, यानी कि जब अपघटन की प्रक्रिया किसके माध्यम से हो? प्रकाश के माध्यम से हो। तो इस प्रकार का जो अपघटन होगा वो क्या कहलाएगा? प्रकाशीय अपघटन। तो हम अब तक डिस्कस कर चुके थे किसके बारे में भाई? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर हमने बात की थी नंबर 1 संकलन अभिक्रिया, या कह सकते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया बात की थी हमने, वो की थी हमने क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और तीसरी जो अभिक्रिया थी हमारे पास वो थी वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, जो विस्थापन अभिक्रिया थी ये हमने दो भागों में डिवाइड की, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, इसको हमने क्या कहा था, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा था, क्योंकि इसमें अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो ये अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? 3। और वो 3 जो भाग थे हमारे पास, वो था, एक तो था ऊष्मीय या तापीय अपघटन, दूसरा था हमारे पास वैद्युतीय अपघटन, और तीसरा था हमारे पास प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन, तीसरा क्या था? प्रकाशिक अपघटन। ठीक है, ये हम जो बात कर रहे हैं ये प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुके थे, इससे पहले जो वीडियो डाला था उसके अंदर बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे किसकी? मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। किसके बारे में बात करेंगे? मंद या तीव्र अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है? अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिक्रिया की जो संपन्न होने की जो रेट होती है, उसके आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। उसके आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो मंद अभिक्रिया होती है और दूसरी कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर 1 बाय 1 के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन चल रही है हमारे पास, वो है अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के प्रकार में हम बात करेंगे किसके आधार पर? ही है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर के आधार पर। एक तो है मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको? स्लो रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरी हमारे पास है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शंस बोलेंगे। कौन सी अभिक्रिया? अब यहाँ देखेगा क्या होता है। मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो इतनी स्लो होती हैं, उनकी जो संपन्न होने की जो दर होती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, समय लेने वाली होती है, जिनको संपन्न होने में घंटे, दिन या वर्षों लग जाते हैं, महीनों वर्षों लग जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी संपन्न होने की जो दर होती है बहुत धीमी होती है, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रिया कहलाती है। अब मंद अभिक्रिया के अंदर अगर हम बात करें, किसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे लोहे पर जंग लगता है, तो लोहे पर जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो मंद अभिक्रिया है। वर्षों में या महीनों में क्या होता है? लोहे पर जंग लगता है। ऐसा नहीं कि भाई लोहे पर तुरंत ही जंग लग जाता है। तो ये हमारे पास लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। और जस्ट अपोजिट में बात करें तीव्र अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ ही सेकंड के अंदर संपन्न हो जाती हैं या सेकंड के भी कुछ हिस्से में संपन्न हो जाती हैं, जिनकी अभिक्रिया की दर जो होती है, संपन्न होने की दर होती है, वो बहुत फास्ट होती है, तेज़ी से संपन्न होती है। जैसे ही अभिकारक मिला है तुरंत ही प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो होती हैं वो क्या कहलाती है? फास्ट अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मंद अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मंद अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा, ऐसी रासायनिक
अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में कुछ घंटे, दिन, महीने या वर्ष लग जाते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में कुछ घंटे, दिन, महीने या वर्ष लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। मंद अभिक्रिया कहलाती है। अब एग्जाम्पल देखेगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे बात करते हैं हम लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रिया हमारे पास, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति में होती है। जैसे हमारे पास ये क्या है, लोहा, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। अब जो जंग लगता है, जंग जो होता है लोहे पर जंग लगने, यानी कि हम कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड जो होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.3H2O। क्या होता है जंग का सूत्र? आयरन ऑक्साइड बोलते हैं जंग को, क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fe2O3.3H2O। ठीक, अब इसको बैलेंस देख लेते हैं। तो बैलेंस के लिए हमारे पास यहाँ 2 लगा देते हैं, और इधर भी सॉरी 2 क्या, यहाँ पर अगर बात करें तो इस बैलेंस के लिए यहाँ 4 लगाएंगे, और यहाँ क्या लगाएंगे? 2, इधर 2 लगाएंगे, और इधर क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर बैलेंस के लिए हमारे पास आयरन कितने हैं? 4, इधर आयरन कितने होंगे? 4, इधर ऑक्सीजन हमारे पास 3 दूनी 6, तो ये और 2 ये 8, इधर 6 तो ये और 6 क्या 6, तो इसके अंदर हो गए, और 2 ये वो अंदर हो गए। तो हमारे पास कितना हो गया? ये कितना हो गया ऑक्सीजन? एक तरह से कितनी संख्या में हो जाएगा हमारे पास? 8 की संख्या में हो जाएगा। देखो 2 ऑक्सीजन और 3 दूनी 6, 8 ऑक्सीजन। इधर देखेगा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 4 ऑक्सीजन जो है हमारे पास मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं। तो कितनी संख्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब हम बात कर ले हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास? यहाँ 3 है, यहाँ H2 है ना। तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया, और 6 और 2 से गुणा और हो रहा है ये, यानी कि हम 12 कह सकते हैं हाइड्रोजन। और इधर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारे पास? यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई भाई। 3H2 थोड़ी होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ होगा 6। क्या होगा? 6। और फिर तो ऑक्सीजन भी चेंज होगा। ऑक्सीजन चेंज होगा तो देखेगा कैसे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर देखेगा Fe तो कितना है 4, ऑक्सीजन की बात करें 3 दूना 6 और 6 12, ऑक्सीजन कितना हो गए? 12, 3 दूना 6 और 6। अच्छा, उसके बाद में हम हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है भाई? यहाँ पर देखो बैलेंस के लिए हम 3 दूनी 6 12, हाइड्रोजन 12 क्या हो गया? 12 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर देखेगा आयरन कितना है? आयरन यहाँ पर Fe 2 से गुणा हो रहा है 2, तो कितना हो गया? 4। अब ऑक्सीजन की बारे में बात करें तो ऑक्सीजन देखा 2 से गुणा हो रहा है, कितने गुणा हो रहे हैं? 3, तो 3 दूना 6, तो ये हो गए। ठीक, और 2 से ही गुणा हो रहे हैं हमारे पास ये 3, तो कितना हो गए? ऑक्सीजन कितना हो गए? 12। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखेगा, हाइड्रोजन हमारे पास 3 दूनी 6 है, और किससे गुणा हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है, तो इतना हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 12। तो इस प्रकार ये बैलेंस है। ठीक है, तो हमने ये कहा है कि भाई ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ घंटे, दिन या महीने या वर्ष लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने का मतलब है ऑक्साइड,
आयरन ऑक्साइड का निर्माण या लोहे की अभिक्रिया जो है नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होकर क्या बनाती है, आयरन ऑक्साइड बनाती है। ये किसका फॉर्मूला है, जंग, किसका फॉर्मूला है ये, जंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है हम एक और रिएक्शन एग्जांपल दे सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट है, किसकी अभिक्रिया है, पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया है, स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर नॉर्मल अवस्था में देखें हम यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट को, तो पोटेशियम क्लोरेट क्या है, वियोजित नहीं होता, बहुत स्लो वियोजित होता है और गर्म करने पर तुरंत वियोजित हो जाता है। लेकिन हम अगर नेचुरल तरीके से देखें पोटेशियम क्लोराइड KClO3, ये जो KClO3 है ये किस में बदलता है, KCl+O2। तो यहाँ पर देखिएगा 2 लगा दे, यहाँ 2 लगा दे बैलेंस के लिए, यहाँ 3 लगा दे। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड की क्या है, वियोजन अभिक्रिया जो है ये कैसी है, मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मंद अभिक्रिया। पोटेशियम क्लोराइड को अगर वियोजित किया जाए तो ये बहुत धीमी गति से वियोजित होती है, किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल ये एसिटिक अम्ल CH3COOH, एथेनॉल C2H5OH। देखो बालकों, आपको ये फॉर्मूला लग रहा होगा सर ने फॉर्मूला कहाँ से बता दिया। ये फॉर्मूला समझने के लिए हम क्या है, इनको कुछ याद करते हैं, कुछ इनके तरीके हैं बनाने के। वो अगले जो वीडियो है या अगला चैप्टर जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स और उसके यौगिक, उसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर आप इतना ही करेंगे कि CH3COH है जो है और C2H5OH है, ये हमारे पास क्या है, ये तो है एसिटिक अम्ल। अम्ल वाले चैप्टर में भी हमने बताया था आपको, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। और ये किसका सूत्र है, एथेनॉल। किसका सूत्र है ये, एथेनॉल का। अब इनकी जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया कैसी होती है, वेरी स्लो होती है, बहुत मंद कर अभिक्रिया होती है। इसमें एथिल एसीटेट बनता है और जल बनता है। एथिल एसीटेट मतलब या हम कह सकते हैं C2H5 एथिल एसीटेट, ये कह सकते हैं CH3COO C2H5, ये हमारे पास एथिल एसीटेट है। और प्लस में क्या बन गया हमारे पास, जल। क्या बन गया है, जल। ये हमारे पास क्या है, एथिल एसीटेट। और ये क्या बन गया, जल। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है, कैसी अभिक्रिया है, स्लो। कैसी अभिक्रिया है, ये स्लो अभिक्रिया है। अब ये बनेगी कैसे, देखो ये हमने यहाँ पर देखो CH3COO और H+-, ये इसमें तोड़ दिया ना हमने, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये इसको हमने C2H5OH-, ये हमने इसमें तोड़ दिया। तो देखोगा अब हम यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास है ये और ये जल बना लेंगे और बाकी का क्या है, प्लस माइनस जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3COO C2H5। देखिएगा दोबारा से, इसको अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हम ये कहें कि सर ये कैसे हुआ, अभिक्रिया कैसे बनी है, प्रोडक्ट यहाँ पर। तो CH3COO C2H5 में इनको वियोजित कर लेते हैं आयन के रूप में, CH3CO एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। इधर हमारे पास एथिल आयन है यहाँ पर है, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। अब इनको हम देखते हैं, तो यहाँ पर CH3CO और ये क्या है हमारे पास, एथिल। तो एथिल एसीटेट और जल, इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अभिक्रिया है, ये किसकी है, मंद अभिक्रिया है। तो 3 अभिक्रियाएं बताई हमने आपको मंद अभिक्रिया के अंदर। एक तो लोहे पर जंग लगना बताया, दूसरा हमने क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन, और तीसरा हमने बताया एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया से एथिल एसीटेट का निर्माण। ये तीनों ही अभिक्रिया क्या होती है, समय लेने वाली होती हैं, इनको संपन्न होने में काफ़ी देर लगती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे
तीव्र अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे? तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ सेकंड या सेकंड का कुछ भाग लगता है, या हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनके दौरान अभिकारकों को मिलाते तुरंत वो उत्पाद में बदल जाती हैं, और अभिकारकों को मिलाने के बाद वो तुरंत ही उत्पाद का निर्माण करती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? हम उनको कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। तो यहाँ पर परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान अभिकारक परस्पर मिलकर शीघ्र ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात जिनको संपन्न होने में कुछ सेकंड या सेकंड का कुछ हिस्सा भाग ही लगता है, क्या कहलाएंगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान अभिकारक परस्पर मिलकर शीघ्र ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनके दौरान अभिकारक रिएक्टेंट जो होते हैं मिलकर शीघ्र ही किस में बदल जाते हैं? शीघ्र ही किस में बदल जाते हैं? उत्पाद में बदल जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जिनको संपन्न होने में कुछ सेकंड या सेकंड का कुछ हिस्सा या भाग ही लगता है, यानी कि इमीडिएट तुरंत अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। अब तीव्र अभिक्रियाओं के अंदर हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमने बात की थी उदासीनीकरण अभिक्रिया की। किसके बारे में बात की थी? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात की थी। एग्जाम्पल्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर हमने बताया जब कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं, और एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं? वह नष्ट कर देते हैं। तो जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो ये तुरंत ही किस में बदल जाते हैं? साल्ट में बदल जाते हैं, लवण में बदल जाते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या है? क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, फास्ट रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फास्ट रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फास्ट रिएक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या है? उदासीनीकरण जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कैसा एग्जाम्पल है हमारे पास? तीव्र अभिक्रिया का है। जैसे कि हमारे पास NaOH प्लस HCl क्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। यहाँ पर ये जो साल्ट बन रहा है हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका निर्माण तुरंत हो जाता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल यानी कि क्षार को मिलाया जाता है। क्षार और अम्ल को जब मिलाया जाता है तो तुरंत ही किस में बदल जाता है? ये सोडियम क्लोराइड में बदलता है विद इन सेकेंड। सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड के कुछ हिस्से में ही किस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही मिलाया जैसे तुरंत ही क्या है? प्रोडक्ट बन जाता है, NaCl का निर्माण हो जाता है। तो ये अभिक्रिया हमारे पास किसकी है? किसकी अभिक्रिया है? ये तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब इसकी टाइमिंग देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है यहाँ पर। तो ये जो अभिक्रिया है ये 10 की घात माइनस 10 सेकंड में पूरा हो जाती है। इसका जो अभिक्रिया का जो समय है 10 की घात माइनस 10 सेकंड में संपन्न हो जाती है। ये जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो टाइमिंग जो है ये कितना है? 10 की घात माइनस 10 सेकंड। इतनी फास्ट गतित होती है कि ये -10 की 10 घात माइनस 10 सेकंड के अंदर संपन्न हो जाती है।
यानी कि पलक झपकते ही इतनी तेजी से गति होती है, सॉरी अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। AgNO3 किससे अभिक्रिया करेगा? AgNO3 किससे अभिक्रिया करेगा? HCl से। तो यहां पर जो भी ये भी अभिक्रिया क्या है, बहुत फास्ट होती है। AgNO3 प्लस HCl, तो सोडियम सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा यहां पर, और क्या बनेगा? AgCl हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास? HNO3। क्या बन गया? HNO3। तो ये जो सोडियम क्लोराइड सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। और इसकी जो अभिक्रिया है सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे कराई हमने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या बना? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। ये अभिक्रिया भी क्या है? बहुत तेजी से संपन्न होती है, बहुत तेजी से संपन्न होती है। श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। ये क्या है? श्वेत अवक्षेप। अवक्षेप हमने बताया था अभी आपको कि अघुलनशील पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? अघुलनशील पदार्थ होता है। तो जैसे ही हम अम्ल के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो तुरंत ही सिल्वर क्लोराइड का क्या बनता है? अवक्षेप बनता है, तुरंत अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये अभिक्रिया भी किसका एग्जाम्पल है? फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और तीसरा जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, वो हमारे दैनिक जीवन में खूब चिर परिचित एग्जाम्पल है। और वो चिर परिचित एग्जाम्पल क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। देखो होता है क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जो CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो अभिक्रिया होती है क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 12, और यहाँ पर क्या है? 6, और यहाँ पर क्या है? 6। तो यहाँ क्या बनता है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट रूपी ग्लूकोज रूपी कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन इमिट होती है। ठीक है, और जल का निर्माण होता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसकी जो अर्धायुकाल है, इसका जो अर्धायुकाल देखेगा, इसका जो अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल, किसका अर्धायुकाल? प्रकाश संश्लेषण का जो अर्धायुकाल है उसका जो टाइमिंग है T हाफ का, वो 10 घात माइनस T हाफ 10 की घात माइनस 12 सेकेंड। कितनी है? 10 घात माइनस 12 सेकेंड। ये अर्धायुकाल का मतलब क्या होता है? कोई भी अभिकारक अपनी आधी सांद्रता को उत्पाद में बदलता है। जितने समय में वह अभिकारक अपनी आधी मात्रा को उत्पाद में बदलता है तो वो टाइमिंग जो होता है वो क्या कहलाता है? अर्धायुकाल कहलाता है। क्या कहलाएगा? अर्धायुकाल। मैं इसको लिख सकता हूँ आपको परिभाषा के रूप में कि ये क्या है? वह समय जिसके दौरान अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदलती है। वह समय जिसके दौरान अभिकारक की आधी मात्रा किस में बदलती है? उत्पाद में बदलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये बात करें, जैसे मान ले हमारे पास कोई 10 ग्राम अभिकारक है, उसका 5 ग्राम उत्पाद में बदल जाता है, तो उस बदलने की प्रक्रिया में जितना समय लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा? अर्धायुकाल। अर्धायुकाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T हाफ से।
T 1/2 से अर्धायुकाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/2 T 1/2 अर्धायुकाल। यानी कि यह है कि अभिकारक की आधी मात्रा जितने समय में उत्पाद में बदलती है वह समय क्या कहलाएगा? अर्धायुकाल कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको बताया यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें हमने बात की थी मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया के अंदर हमने बताया कि बहुत ही स्लो प्रक्रिया है जिसमें अभिक्रिया की दर बहुत कम होती है, जिसमें संपन्न होने में कुछ घंटे या कह सकते हैं दिन या महीने या वर्ष लग जाते हैं। और जबकि जो तीव्र अभिक्रिया होती है वो बड़ी तेज़ी से संपन्न होती है, जिसको संपन्न होने में कुछ सेकंड या सेकंड का कुछ हिस्सा या कुछ भाग ही लगता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमें इस 2 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया, एक तो मंद अभिक्रिया और एक तीव्र अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, देखते रहिए वीडियो। ओके बाय।